चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9th के लिए साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर जो कि वर्ष 2021 के लिए वेरी वेरी मोस्ट है। अगर आप क्लास 9th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है क्लास 9th वालों के लिए। फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको बताऊंगा ईयरली क्वेश्चन पेपर जो कि 2020 और 21 का होगा आपका, जो कि साइंस का होगा। मॉडल क्वेश्चन पेपर है जो कि विज्ञान का होगा, यानी कि हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में है। यानी कि इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी इसे समझ सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी कि इस क्वेश्चन पेपर में आपके 22 क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि टाइम 3 घंटे का है, यानी कि 3 घंटे के अंदर अंदर आपको पेपर को सॉल्यूशन करना होगा। और टोटल नंबर ऑफ प्रिंट पेज यानी कि यह क्वेश्चन पेपर आपका 8 पेज में है। मैक्सिमम मार्क्स यानी कि 80 मार्क्स का आपको यह क्वेश्चन पेपर है। तो निर्देश भी पढ़ लेते हैं, तो शुरू करते हैं आज का। तो फ्रेंड्स निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शंस आपके सामने आ चुके हैं। आप सामने है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सभी क्वेश्चंस के जवाब देना लाजमी है, यानी कि आपको सभी क्वेश्चंस के जवाब देना होंगे। और प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 यानी कि 5 गुणा 1 यानी कि 1 अंक निर्धारित होगा आपका। तो 5 अंक निर्धारित हैं। कुल अंक यानी कि 5 गुणा 4 = 20 हैं। प्रश्न क्रमांक 5 से 22 तक आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। आपको विकल्प दी जाएंगे, उसमें से आपको छांटना होगा, यानी कि आपको दिया जाएगा उसमें से ही आपको लिखना होगा। और प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, यानी कि वह क्वेश्चन कितने अंक का है आपके सामने यहाँ पर दिया जाएगा। और प्रश्न क्रमांक 5 से 9 तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 30 शब्दों में आपको देना होगा। और प्रश्न क्रमांक 10 से 14 तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 75 शब्दों में आपको देना होगा। और प्रश्न क्रमांक यानी कि 15 से 90 तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 120 शब्दों में आपको देना होगा। और प्रश्न क्रमांक 20 से 22 तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 150 शब्दों में आपको देना होगा। जहां आवश्यक हो स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाना होगा आपको। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन आ चुका है, आप सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है। सही विकल्प चुनकर यानी कि सही विकल्प छांटकर आपको लिखना है। तो पहले क्वेश्चन का पहला वाला क्वेश्चन है कि तापमान का सही मात्रक है। फ्रेंड जो तापमान होता है उसका सही मात्रक क्या होता है? क्या वह न्यूटन होता है, या फिर जूल होता है, या फिर केल्विन होता है, या फिर पास्कल होता है? तो आपको पता होगा कि तापमान का जो सही मात्रक होता है वह आपका केल्विन होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, केल्विन होता है। अगर यहाँ पर सेल्सियस भी दिया होता तो यहाँ पर सेल्सियस भी हम लगा सकते थे, बट यहाँ पर तापमान का सही मात्रक केल्विन दिया जा रहा है, इसलिए आप केल्विन भी लगाइए, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पहला क्वेश्चन भी देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है, आप सामने है कि पौधों में जल एवं खनिज लवणों का संवहन करता है, यानी कि जो संवहन होता है जल एवं खनिज लवणों द्वारा होता है। यानी कि जो पौधा होता है, मान लो यह एक पौधा है, इसकी ये नीचे जड़ होती है, जो जड़ होती है इस तरीके की होती है, कुछ इस प्रकार की होती है। तो यह मिट्टी से यानी कि आप जो भूमि से लेता है खनिज एवं पोषक तत्व लेता है, वह किसके द्वारा यानी कि सभी भागों तक जाता है, यानी कि सभी पत्तियों फूलों सभी भागों पर जाता है, तने के द्वारा जाता है। वह किसके द्वारा जाता है? क्या वह जाइलम के द्वारा जाता है, या फिर फिलोएम के द्वारा जाता है, या फिर मृत्यु यानी कि मृदु तक द्वारा जाता है, या फिर इन सभी द्वारा जाता है? तो आपका जवाब होगा, यानी कि जल एवं खनिज की बात हो रही है तो आपका जवाब होगा जाइलम द्वारा। जी हाँ फ्रेंड्स, जाइलम द्वारा होता है, इसलिए आपका जवाब क्या होगा? वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, कार्य का यानी कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। फ्रेंड जो कार्य करने की क्षमता होती है उसको क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को आपको पता होगा, क्या वह ऊष्मा कहते हैं, या फिर शक्ति कहते हैं, या फिर ऊर्जा कहते हैं, या फिर कार्य कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को आपको पता होगा, कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं, इसलिए आपका विकल्प सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं जो कि आ चुका है आप सामने है। निम्नलिखित में से संक्रामक रोग नहीं है, यानी कि जो संक्रामक रोग नहीं है, जो कि संक्रामक रोग क्या होते हैं कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाए उसे संक्रामक रोग कहते हैं। बहुत ही आसानी के साथ संक्रामक रोग फैल जाती हैं। क्या जुकाम संक्रामक रोग नहीं है? नहीं दोस्तों, जुकाम एक संक्रामक रोग है, क्योंकि उसके जो यानी कि जो विषाणु होते हैं, जो वायरस होते हैं, वह बहुत जल्द से गति करते हैं, जो कि दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आते ही उसे भी उस रोग से ग्रस्त कर देते हैं, यानी कि उसे भी जुकाम हो जाता है। क्या एड्स एक संक्रामक रोग नहीं है? नहीं दोस्तों, एड्स भी आपका संक्रामक रोग में आता है, क्योंकि एड्स ऐसी बीमारी है जो किसी एक व्यक्ति के खून में हो जाती है। तो वह मान लो वह एक ब्लेड से कट गया और वही खून उसका आपके किसी भी भाग पर यानी आपके किसी भी भाग पर कट गया और उसमें भी लग गया तो आपको भी एड्स हो सकता है। इसलिए आपका क्या यह भी यानी कि संक्रामक रोग है, यानी कि यह भी संक्रामक रोग है, बट यहाँ पर बात हो रही संक्रामक रोग नहीं है। तो डेंगू बुखार, फ्रेंड्स जो डेंगू बुखार है क्या वह संक्रामक रोग नहीं है? या फिर जी हाँ फ्रेंड्स, डेंगू बुखार भी आपका संक्रामक रोग है, क्योंकि यह मच्छर द्वारा फैलता है। और कैंसर, फ्रेंड्स जो कैंसर होता है दोस्तों, यह संक्रामक रोग नहीं है। फ्रेंड्स जो कैंसर रोग होता है वह संक्रामक नहीं होता है। तो आपके ये तीनों ही संक्रामक है, बट कैंसर आपका संक्रामक नहीं है, इसलिए आपका जवाब क्या आएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 यानी कि 5 भी दे लेते हैं कि पृथ्वी के धरातल का कितना भाग जल से ढका है। फ्रेंड जो धरातल है यानी कि जो पृथ्वी की जो भूमि है, यानी कि भूमि का जो भाग है वह कितना भाग जल से ढका हुआ है? क्या वह 70% है, या फिर 75% है, या फिर 60% है, या फिर 75% है? तो आपने बारहा सुना होगा कि 3% यानी कि 3 भाग आपका ढका हुआ है, जो कि जल से घिरा हुआ है। वह यानी कि भूमि का 3 गुना यानी कि
तीन भाग ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है? वह जल से ढका हुआ है और एक भाग पर हम रह रहे हैं। तो आपका जवाब क्या आएगा? यानी कि 100 में से जब तीन भाग निकलते हैं यानी कि 75 आ जाएगा आपका। तो 75% आपका विकल्प यहाँ पर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, यानी कि इसको इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देखते हैं जो कि आ चुका है आप सामने है। वेरी मोस्ट है कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था, फ्रेंड जो 25 डिग्री सेल्सियस पर जल की जो भौतिक अवस्था होती है, क्या वह होती है, क्या गैस होती है या फिर द्रव होती है? तो आपको पता होगा जब 25 डिग्री सेल्सियस पर जो जल की जो भौतिक अवस्था होती है वह द्रव होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, द्रव होती है। और गैसीय अवस्था यानी कि जब 100 डिग्री सेल्सियस से जब ऊपर चला जाता है तो आपका गैसीय अवस्था में आ जाता है। बट यहाँ पर बात हो रही है यानी कि द्रव, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पर आपका यह द्रव होता है, इसलिए आपका जवाब क्या आएगा? वह आएगा लिक्विड यानी कि द्रव आएगा। और वेग परिवर्तन की दर को, यानी जो वेग में परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स जो वेग में परिवर्तन होता है उसे त्वरण कहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, त्वरण कहते हैं। और चाल में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं और वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और त्वरण को यानी कि त्वरण के यानी कि जो P बराबर mb होता है, P बराबर mb यानी कि द्रव्यमान गुणा वेग, उसे संवेग कहते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट पे, प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं। फ्रेंड्स जो प्रति एकांक के आयतन को क्या कहते हैं? तो आपको पता होगा क्या दाब कहते हैं या फिर घनत्व कहते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलते हैं नेक्स्ट पे, किसी पिंड का विस्थापन शून्य है तो बल यानी कि बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य क्या होगा? यानी कि जब पिंड का विस्थापन शून्य है तो उस पिंड पर किया गया कार्य क्या होगा? वह भी आपका शून्य ही होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, शून्य होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, CFC का पूर्ण रूप क्या है? फ्रेंड्स जो CFC होता है उसका पूर्ण रूप क्या होता है, यानी कि फुल फॉर्म क्या होती है? वह होती है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जी फ्रेंड्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, इसलिए आपका जवाब क्या आएगा? वह आएगा आपका यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आपका जवाब यानी कि सेकंड वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर, यानी कि इसे इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लीजिए जो कि आपका मैच द वर्ड्स है, यानी कि मिलान है, सही जोड़ी बनाइए आपको बनाना है। तो कॉलम आ और कॉलम बा आपके सामने आ चुका है। तो 1 मोल, फ्रेंड्स जो 1 मोल होता है वह किसके बराबर होता है? तो आपको पता होगा दाब का सही यानी कि दाब का मात्रक क्या होता है? तो दाब का मात्रक क्या होता है? तो मैं आपको बता रहा हूँ कि दाब का मात्रक क्या होता है। पराध्वनि तरंगे क्या होती हैं? तो पराध्वनि तरंगे क्या होती हैं आप अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जूल क्या होता है? फ्रेंड्स जूल होता है वह क्या होता है आप जानते ही होंगे। और टीकाकरण क्या होता है? तो मैंने आपके ये सभी विकल्प यानी कि आपको सभी जवाब दे दिए हैं, आप इसे भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स जो 1 मोल होता है वह किसके बराबर होता है? वह होता है 6.022 इंटू 10⁻23 यानी कि इसके बराबर होता है आपका 1 मोल। और दाब का मात्रक क्या होता है? फ्रेंड्स जो दाब का मात्रक होता है वह होता है आपका पास्कल। जी हाँ फ्रेंड्स, पास्कल होता है, मैंने 2 लिख दिया है, आप इसे भी ध्यान से समझ सकते हैं। और पराध्वनि तरंगे क्या होती हैं? फ्रेंड्स जो पराध्वनि तरंगे होती हैं वह सोनार के अंतर्गत होती हैं। और जूल क्या होता है? फ्रेंड्स जूल होता है जो वह होता है न्यूटन मीटर, क्योंकि जूल यानी कि जूल W बराबर क्या होता है? तो W बराबर होता है आपका N यानी कि N और यानी कि मीटर, यानी कि आपका जवाब क्या आएगा? न्यूटन मीटर आपका जूल हो जाएगा। और टीकाकरण क्या होता है? जो फ्रेंड्स जो टीकाकरण होता है वह क्या होता है? वह यानी कि टीकाकरण की खोज किसने की थी? वह की थी एडवर्ड जेनर ने, इसलिए आपका विकल्प यानी कि फर्स्ट वाले पे चला जाएगा। आपकी यह मिलान हो चुका है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं जो कि आ चुका है आप सामने है। वेरी मोस्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वाक्य या फिर एक यानी एक शब्द में आपको उत्तर देना है। IUPAC का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि जो IUPAC का फुल नाम क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है? तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इंटरनेशनल, फिलहाल की मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ कि इंटरनेशनल आप पहले लिख लीजिए, फिर यूनियन यानी कि यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ यानी कि यूनियन ऑफ पी से क्या होता है? यानी कि प्योर अप्लाइड एंड केमिस्ट्री, आपका यह जवाब हो जाएगा। यानी कि इंटरनेशनल यूनियन, तो पी से यानी कि पी से आप बहुत ही ध्यान समझिएगा, पी से यानी कि इंडियन यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, आपका यह पूर्ण रूप हो जाएगा। दाब को परिभाषित करिए, यानी जो दाब होता है उसको आपको परिभाषित करना है। फ्रेंड जो दाब होता है यानी कि किसी वस्तु पर हम दाब लगाते हैं, यानी कि जब हम बल लगाते हैं तो वह दाब के कारण होती है, इसलिए आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? फ्रेंड जो ध्वनि तरंगे होती हैं वह किस तरीके की होती हैं? वह होती हैं आपकी अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, क्योंकि जो ध्वनि तरंगे होती हैं वह कुछ इस प्रकार से चलती हैं, ना कि इस प्रकार से। बट यहाँ पर बात हो रही है कि यानी कि वह कंपन करता है, इसलिए आपका जवाब क्या आएगा? वह आएगा इस तरीके से चलती हैं। विषाणुजन्य 2 रोगों के नाम आपको नाम लिखना है। फ्रेंड्स विषाणु से जो जनित होती हैं वे 2 रोगों के आपको नाम लिखना है। तो एक जुकाम लिख दीजिए और एक एड्स भी लिख दीजिए, आपका जवाब मिल जाएगा। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? फ्रेंड्स जो ओजोन होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? वह होता है आपका O3। जी हाँ फ्रेंड्स, ओजोन का जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है आपका O3, इसलिए आपका जवाब मिल चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं, आ चुका है आप सामने है। वेरी मोस्ट है कि कार्बन एवं सोडियम परमाणु के इलेक्ट्रॉन विवरण यानी कि वितरण आपको लिखना है।
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है आपको। फ्रेंड्स यहाँ पर बात हो रही है कार्बन एवं सोडियम परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण आपको लिखना है। फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ कार्बन एवं सोडियम के परमाणु यानी कार्बन होता है, कार्बन की 6 होता है तो 6 का यानी कि 2,4 आएगा आपका, और सोडियम का क्या होता है तो सोडियम का 11 होता है यानी 11 होता है तो आपका 2,8,1 आ जाएगा। आपका आंसर मिल चुका है आपको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि अथवा वाला भी देखते हैं कि परमाणु के किन्हीं दो अपरमाणुक कणों के नाम आपको लिखना है। फ्रेंड्स यहाँ पर बात हो रही है कि परमाणु के किन्हीं दो यानी कि अब परमाणु के आपको नाम लिखना है। फ्रेंड्स जो परमाणु का नाम है उसके क्या है तो परमाणु के किन्हीं दो के नाम लिखना है आपको। मैं तीनों के नाम बता रहा हूँ कि प्रोटॉन यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन आपके यह तीनों यानी कि मूल गण हैं। तो उसमें से आपको दो के नाम लिखना है यानी किन्हीं दो के आप नाम लिख दीजिए, या फिर प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन, आप यानी कि तीनों में से आप दो के नाम लिख दीजिए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है फ्रेंड? जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है कि ना ही किसी व्यक्ति का यानी कि किसी जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है आप उसे विस्तार के साथ समझ सकते हैं। मैंने इसका फुल सोल्यूशन आपको कमेंट बॉक्स में बताया, यानी कि आपका डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से इसका फुल सोल्यूशन भी देख सकते हैं। अथवा वाला भी देख लेते हैं कि आयन को उदाहरण सहित आपको परिभाषित करना है। फ्रेंड जो आयन होता है उसको उदाहरण सहित आपको समझाना है कि किसी धातु पर यानी कोई धातु होती है वह एक इलेक्ट्रॉन यानी कि एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर और वह धनायन बनाती है, उसे धातु कहते हैं। तो आयन यानी कि धनायन यानी कि जो उसका चार्ज होता है यानी कि आयन होता है वह आपका आयन कहलाता है, यानी कि वह पॉजिटिव कहलाता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है वह आपका धनायन कहलाता है। तो दो उदाहरण यानी कि उदाहरण सहित आपको बता रहा हूँ कि Mg है यानी कि Mg है, Zn है अब आदि वगैरह वगैरह, यह यानी कि Mg है तो Mg यह दो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर आपके 2+ का चार्ज बनाती है, यह आपका धनायन का कहलाएगा। और ऋणायन, ये ऋणायन क्या होता है तो ऋणायन वह होता है यानी कि जो ऋणायन होता है वह यानी कि वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं उन्हें क्या कहते हैं तो उन्हें कहते हैं हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं हम अधातु यानी कि नॉन मेटल कहते हैं। इसलिए आपका यह ऋणायन का उदाहरण हो चुका है यानी कि क्लोरीन हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाला भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है आप सामने है कि रक्त के दो कार्य आपको लिखना है। फ्रेंड जो रक्त होता है उसके दो कार्य आपको लिखना है, तो किन्हीं दो को कार्य को आपको लिख दीजिए, विस्तार के साथ आपको पता होगा। अथवा वाले भी देखते हैं कि न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका कोशिका का आपको नामांकित क्षेत्र बनाना है। फ्रेंड जो तंत्रिका कोशिका होती है वह कुछ इस प्रकार से होती है, आप इसे विस्तार के साथ समझ सकते हैं, मैंने इसका आपको बताया होगा। स्तनी वर्ग के किन्हीं यानी कोई दो लक्षण आपको लिखना होगा। यह क्वेश्चन भी वेरी वेरी मोस्ट है, अगर आप चाहते हैं इसका फुल सोल्यूशन तो मैं आपको बताऊंगा, इसका फुल सोल्यूशन भी बहुत जल्द। अथवा वाला भी देखते हैं कि जगत यानी कि जगत जो होता है प्रोटिस्टा के दो उदाहरण आपको बताना होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 भी देखते हैं जो कि आ चुका है आप सामने है कि एक समान गति से क्या समझते हैं। फ्रेंड्स जो एक समान गति होती है, मान लो यहाँ से एक वस्तु जा रही है या फिर एक वस्तु यहाँ से चल रही है, एक वस्तु यहाँ चल रही है, समान गति हो रही है यानी कि समान गति हो रही है, तो वह क्या कहलाएगी फ्रेंड्स, कहलाएगी आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अथवा वाला भी देख लेते हैं कि मंदन को परिभाषित कीजिए। फ्रेंड जो मंदन होता है उसको आपको परिभाषित करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लेते हैं जो कि आ चुका है आप सामने। निम्न को परिभाषित करना है आपको। गलनांक क्या होता है, ऊर्ध्वपातन क्या होता है या फिर बाष्पीकरण क्या होता है। तो वह यानी कि वह ताप जिस पर कोई भी पदार्थ गलने लगता है, यानी कि गलने लगता है, यहाँ पर बात हो रही गलने लगता है यानी कि सिकुड़ने लगता है, तो वही आपका गलनांक कहलाता है। यानी कि जैसे कि जल है तो जल का गलनांक क्या होता है, वह होता है 4 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जब जल होता है, जल को जब ठंडा किया जाता है वह 4 डिग्री सेल्सियस पर आते ही जमने का गुण धारण करने लगता है, यानी कि वह जमने की प्रक्रिया स्टार्ट कर देता है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है फ्रेंड्स, ऊर्ध्वपातन क्या होता है, वह होता है यानी कि वह अवस्था जो ठोस से डायरेक्टली यानी कि बिना लिक्विड हुए ठोस से यानी कि सॉलिड से डायरेक्टली गैस अवस्था में बदल जाए उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कि कपूर है, कपूर को आप जब भी गर्म कीजिएगा वह द्रव्य में नहीं जाएगी, यानी कि वह तेलीय रूप में नहीं जाएगी बल्कि डायरेक्टली वह हवा में उड़ जाएगी, यानी कि जलवाष्प बन जाएगी, तो वह आपका ऊर्ध्वपातन हो गया। जो बाष्पीकरण होता है फ्रेंड, जो बाष्पीकरण होता है वह द्रव से यानी कि कोई वस्तु है, मान लो कि जल है, यानी कि जल है, जब हम गर्म करते हैं तो वह बाष्प यानी कि बाष्प बनकर उड़ जाती है, वह आपकी बाष्पीकरण अभिक्रिया कहलाती है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं। चलते हैं अथवा वाले भी देख लेते हैं जो कि आ चुका है आप सामने है कि निम्नलिखित तापमान को केल्विन इकाई में आपको परिवर्तित करना है। फ्रेंड्स केल्विन इकाई में हम कैसे परिवर्तित करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस है, तो फ्रेंड्स जब 100 डिग्री सेल्सियस है उसमें आप 273 जोड़ दीजिए। फ्रेंड्स जो 273 जोड़ देते हैं तो आपका 373 यानी कि 373 डिग्री यानी कि 373 केल्विन आपका आंसर पहला वाला आ जाएगा। 25 डिग्री सेल्सियस को आपको कैसे देंगे, यानी कि 25 को 25 प्लस 273 आपका आंसर आपको मिल जाएगा, यानी कि 298 आपका आंसर आपको मिल चुका है। और यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर आपको पता होगा कि 0 जब हम जोड़ते हैं तो वही आपका 273 ही आएगा, आपका केल्विन इकाई परिवर्तित हो चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 भी देखते हैं जो कि आ चुका है आप सामने है कि डाल्टन के परमाणु कोई यानी कि परमाणु सिद्धांत के 3 अभिग्रही
निम्नलिखित आपको लिखना है, अथवा वाला भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित यानी कि यौगिकों में विद्यमान तत्वों के आपको नाम लिखना है फ्रेंड। जो बुझा हुआ चूना है फ्रेंड, जो बुझा हुआ चूना है उसमें विद्यमान कौन कौन से तत्व हैं, वही हैं आपके कैल्शियम है और बुझा हुआ चूना है यानी कि चूना यानी कि हाइड्रोक्साइड है यानी कि OB है और HB है। आपका जवाब आ जाएगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड क्या होता है, तो फ्रेंड्स हाइड्रोजन जो ब्रोमाइड होता है वह होता है आपका HBr। जी हाँ फ्रेंड्स, जो HBr होता है यानी कि हाइड्रोजन भी है उसमें और ब्रोमीन भी है। और बेकिंग सोडा क्या होता है यानी कि खाने वाला सोडा क्या होता है, वही होता है आपका NaHCO3 यानी कि NaHCO3 होता है। उसमें आपका NaH यानी कि सोडियम भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है और कार्बोनेट भी होता है। आपका जवाब आपको मिल चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका है आप सामने है कि ध्वनि का परावर्तन किस तरीके यानी किसे कहते हैं। जो ध्वनि का परावर्तन होता है वह किसे यानी कि किस तरीके किसे कहते हैं, आपको पता होगा कि किस यानी कि जब हम ध्वनि लगाते हैं तो वह एक ठोस चीज़ से टकराकर या फिर कोई यानी कि दीवार से टकराकर जब वह वापस आती है तो उसे परावर्तन कहते हैं। यानी कि कोई भी जब हमने आवाज़ दी तो वह टकराकर जब वापस आती है तो उसे ही ध्वनि परावर्तन कहते हैं। इसके दो उपयोग आपको लिखना होगा। यह क्वेश्चन भी वेरी वेरी मोस्ट है, अथवा वाला भी दे लेते हैं कि वस्तुओं को साफ करने के लिए पराध्वनिक उपयोग कैसे करते हैं, आपको यह बताना होगा। स्वास्थ्य क्या है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए दो आवश्यक स्थितियां आपको बताना होगा। क्वेश्चन नंबर यानी कि 13 का अथवा वाला भी दे लेते हैं कि संक्रामक रोग फैलने के कोई 3 साधन आपको लिखना होगा। और ओजोन परत क्षरण क्या है, आपको यह बताना होगा। अथवा वाला भी दे लेते हैं कि जीवन के लिए जल क्यों अनिवार्य है, यानी कि जल ही जीवन है, आपने सुना होगा। चलते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 15 भी देते हैं कि कोलाइड के 4 गुणधर्म आपको लिखना होगा। अथवा वाले भी देते हैं कि मिश्रण के घटकों में यानी कि घटकों के पृथक्करण की 4 विधियों के आपको नाम लिखना होगा एवं उदाहरण भी देना होगा। निम्नलिखित यानी कि निम्नलिखित संघ के एक जीव का आपको नाम लिखना है। तो इकाइनो डर्मेटा, मोलस्का, पेनी यानी कि पोनीफेरा, आर्थ्रोपोडा, आपकी ये तीनों में से आपको एक के नाम लिखना है। तो वाला भी देते हैं कि कशुरगी जीव क्या है, इसके मुख्य लक्षण क्या होते हैं, आपको पता होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि 7 भी देते हैं जो कि आ चुका है आप सामने है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है, आपको बताना होगा। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। फ्रेंड जो पृथ्वी है उसके भार इसका यानी कि 98 किलोग्राम होगा, आपने पता होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की यानी कि क्वेश्चन 15 में 18 भी देते हैं जो कि आ चुका है आप सामने है। 15 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 4 मीटर यानी कि 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है। वस्तु की गतिज ऊर्जा आपको ज्ञात करना होगी। चलते हैं सवाल की तरफ यानी कि 1 जूल कार्य क्या होता है, आपको यह बताना होगा कि ऊर्जा के किन्हीं 4 रूपों के आपको नाम लिखना होगा, यानी कि आपको यह बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 19 भी देख लेते हैं यानी कि टिप्पणी लिखना है आपको। मिश्रित फसल क्या होती है, तो कोकोट फलन क्या होता है, आपको यह बताना होगा। अथवा वाले भी देख लेते हैं कि मधु उत्पादन यानी कि मधु उत्पादन के लिए प्रयुक्त मधुमक्खी यानी मधुमक्खी से कौन कौन से अच्छे गुण होने चाहिए, आपको यह बताना होगा। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फुल सोल्यूशन।